नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे योगा फॉर आर्थराइटिस। आर्थराइटिस रोगियों के लिए कौन-कौन से योगाभ्यास हैं? सबसे पहले इस रोग का इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहली स्लाइड पे आइए। परिचय। यह रोग मुख्य रूप से जोड़ों से संबंधित है, जो हमारे बॉडी की संधियाँ हैं। यहाँ पर 1, 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ, अस्थियाँ आपस में मिलती हैं, तो वो संधियाँ कहलाती हैं। संधि माने जोड़ होता है, जॉइंट। तो यह समस्या संधियों पर इस रोग में संधियों पर अटैक होता है। संधियों की समस्या से जुड़ा हुआ यह रोग है और आयुर्वेद में इसे वात रोग की संज्ञा दी गई है। हम जानते हैं, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, कि आयुर्वेद में जितने भी रोग हैं वो वात, पित्त और कफ, इन तीनों के दोषों से संबंधित माने जाते हैं, जिन्हें त्रिदोष नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं में किसी न किसी दोष की अधिकता या किसी की न्यूनता से ही कोई भी रोग हो, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं त्रिदोषों पर ही निर्भर करता है। तो आर्थराइटिस जो रोग है वो वात रोग की अधिकता से होता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अगर मानक पर देखें, उसके भाषा में इसको देखें, तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति ये कहती है कि जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उसके मूवमेंट्स प्रॉपर होते रहें, हड्डियाँ न घिसें। इसके लिए एक फ्लूइड होता है जॉइंट में, जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। इस साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाने के कारण आर्थराइटिस रोग उत्पन्न होता है। तो ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति का इस रोग के संदर्भ में कहना है। यह रोग ज़्यादातर 40-50 की उम्र के बाद या सीनियर सिटीजन्स में ज़्यादा पाया जाता है। मेल की अपेक्षा फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ बिल्कुल सुनिश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता। कई बार ये यंग लोगों में, कम उम्र के लोगों में भी ये रोग देखने में मिलता है। और इस रोग का जो कारण है, एटियोलॉजी देखें, तो जो कारण है इस रोग का वो मुख्य रूप से अनियमित दिनचर्या और दिनचर्या में अक्रियाशीलता। क्रियाशीलता का मतलब जो लोग आराम तलब की ज़िंदगी जीते हैं, मूवमेंट नहीं करते, काम नहीं करते, तो ऐसे लोगों में, या वो लोग जो वात युक्त भोजन ज़्यादा करते हैं, ऐसा भोजन जिसमें करने से, जिसको इनटेक करने से शरीर में वात बढ़ता हो, तो ऐसे लोगों में वात रोग से संबंधित ये रोग अधिक पाया जाता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। वात रोग में ऐसा आधुनिक तौर पे व्यवहार में भी पाया गया है कि जो वात रोगी होते हैं, वो वात क्रेटर मुख्य रूप से उड़द की दाल वगैरह है, इसको माना जाता है वात प्रधान है। इसको खा लेते हैं अगर, तो दर्द बढ़ जाता है। इसीलिए आप देखेंगे उड़द से संबंधित कोई भी चीज़ बने, चाहे उड़द की दाल हो, उड़द की टिक्की हो, तो उसमें हींग इत्यादि ज़रूर मिलाया जाता है। या सब्जियों में अगर देखें, जो कद्दू है ना, वो वात प्रधान है। तो उसमें ये कद्दू की सब्ज़ी एक ऐसी होती है जो बिना मेथी के नहीं बनती। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि उसके उस दुष्प्रभाव को वो पर्टिकुलर मसाला उसको मार देता है और उसकी योग्यता और बढ़ जाती है। तो इसीलिए कद्दू की सब्ज़ी के लिए मेथी का प्रयोग होता है। घुइयाँ भी वात प्रधान है। घुइयाँ की सब्ज़ी में कौन-सा मसाला अनिवार्य रूप से पड़ता है? मालूम है किसी को? अजवाइन। अजवाइन भी किसी को गैस-वैस की समस्या होती है, अजवाइन उसको दिया जाता है। ऐसे गुनगुने पानी से भी अगर आप अजवाइन फाँक लें थोड़ा, एक चुटकी, किसी को गैस की समस्या रात हो जाए, रात में यही सब होता है। कहाँ पहले पहले डॉक्टर के पास कहाँ कोई जाता था, और रात में दिक्कत हो गई तो दूर-दूर पे डॉक्टर होते थे। तो उनको क्या करते थे, अजवाइन गुनगुने पानी से पका देते, या हींग हर घर में होती तो हींग को थोड़ा पिला दिया पानी में घोल के, गुनगुने पानी में। छोटे बच्चों में गैस-वैस बनती है तो उसके लिए हींग बहुत फ़ायदा करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आयुर्वेद का कहना है कि वात, जिस भी आहार से वात बढ़ेगा, वो आहार आर्थराइटिस वाला व्यक्ति अगर लेगा, जिसको आर्थराइटिस रोग है, तो उसकी समस्या और बढ़ जाएगी, तकलीफ बढ़ जाएगी। इसलिए उसको ऐसे आहार को से बचना चाहिए। लक्षण, इस रोग के अगर हम लक्षणों की चर्चा करें, तो मुख्य रूप से इस रोग में जो लक्षण पाए जाते हैं, मुख्य रूप से संधियों की ये समस्या है, तो संधियों से संबंधित मुख्य लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि संधियों में दर्द,
जोड़ों में दर्द, जोड़ों में स्वेलिंग, ज़्यादा दिक्कत होती है तो उसमें रेडनेस भी आ जाती है। और जकड़न, जकड़न मीन्स उनके जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बहुत कम हो जाती है। उनको हाथ-पैर को मूवमेंट्स उसकी जो मूवमेंट्स का जो एरिया है, वो कम हो जाता है। पूरी तरह से प्रॉपर नहीं मुड़ते हैं और मोड़ने पे, उनको चलाने में उनको बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा दर्द होता है। तो ये जो है, मुख्य रूप से सिम्पटम्स आर्थराइटिस के रोगी में पाए जाते हैं। इसके मुख्य 2 प्रकार हैं, एक गाउट और दूसरा रूमेटॉइड। ये 2 आर्थराइटिस के जो हैं वो प्रमुख भेद हैं। अब ये इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम देखेंगे आर्थराइटिस रोगियों के लिए कौन-कौन से योगाभ्यास हैं। तो इनमें जो योगाभ्यास हैं, उनमें सबसे जो प्रमुख और सबसे अधिक प्रभावशाली अभ्यास है, इसका नाम है संधि संचालन के अभ्यास। संधि संचालन के अभ्यास के अच्छा, इस संधि संचालन के अभ्यास का एक दूसरा नाम और है, पवन मुक्तासन भाग 1। ये नाम आपको केवल मुंगेर विश्वविद्यालय का जो लिटरेचर वहाँ मिलेगा और ये अभ्यास मुंगेर विश्वविद्यालय की जो किताब है आसन प्राणायाम मुद्राबंध उसमें मिलेगी या फिर देव संस्कृति विश्वविद्यालय से प्रकाशित एक किताब है बहुत छोटी सी योग चिकित्सा संदर्शिका। इन दोनों किताबों में ये क्योंकि ये इन अभ्यासों का उल्लेख मिलेगा, बाकी सामान्यतः इन अभ्यासों का उल्लेख अन्य किताबों में नहीं मिलता है। इनको संधि संचालन के अभ्यास या पवन मुक्तासन भाग 1 ये 2 नामों से ये अभ्यास जाने जाते हैं। पवन मुक्तासन मीन्स पवन माने वायु होता है, तो वायु का निष्कासन हो जाता है और वायु जब शरीर में स्टोर होती है तो प्रथम स्तर पे तो हाथों में, स्टमक में बनती है, तो यहीं यहीं चूँकि गैस बनती है तो यहाँ पर स्टोर होती है। उसके बाद शरीर का जो भी स्पेस खाली जगह मिलती है, तो वो जॉइंट सबसे पहले जाके पकड़ती है। ये जो अभ्यास हैं, ये अलग-अलग जॉइंट्स के अभ्यास हैं। उनमें से कुछ अभ्यासों का मैंने इसमें नाम लिखा है। नंबर 1 पे पाद अंगुल नमन। तो पाद अंगुल नमन में पैर की, पाद माने होता है पैर, अंगुल माने उँगलियाँ, तो उँगलियों का इसमें करते हैं। और इसमें उँगलियों का जब मूवमेंट करते हैं, तो अपनी ओर करते हैं तो इन्हेल और जब बाहर की ओर उसका मूवमेंट करते हैं तो एक्सहेल। ये वीडियो देखिएगा योगा फॉर आर्थराइटिस या योगा फॉर जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, तो ज्ञान संचय पे वीडियो पड़ा है, जहाँ पर इन्हीं अभ्यासों का प्रॉपर ज़िक्र किया गया है। प्रत्येक अभ्यास और श्वास और प्रश्वास। तो पाद अंगुल नमन, फिर गुल्फ नमन, गुल्फ बोलते हैं एंकल जॉइंट को। एंकल जॉइंट को संस्कृति में गुल्फ बोलते हैं। और गुल्फ चक्र, चक्र में गोल-गोल घुमाते हैं। नमन जितने अभ्यास में नमन लिखा है, तो ये सारे क्या है जॉइंट्स के नेम हैं। आप देखिए पाद अंगुल, गुल्फ, गुल्फ, जानु, मुष्टिका, मणिबंध, कोहनी, स्कंद, ग्रीवा, ये सब क्या हैं? लास्ट वाला 11वां छोड़ दीजिए। तो ये 10 तक हैं, ये सब क्या हैं? ये जॉइंट्स के नेम हैं। और अगर नमन लिखा है तो उनमें आगे-पीछे होगा और चक्र लिखा है तो रोटेशन होगा। ये इनकी पहचान है। तो ये आप प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। इसमें शरीर के जितने प्रमुख जॉइंट हैं और छोटे-छोटे जॉइंट हैं, वो सारे इसमें आ गए। तो सारे का मूवमेंट होना है। और मर्जरी में क्या होता है? मर्जरी कैट को बोलते हैं, बिल्ली को। तो बिल्ली जैसे अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखने के लिए करती रहती है। हेड को अप करती है तो बैक को डाउन करती है, बैक को अप करती है तो हेड को डाउन करती है। तो उसी से ये बना है। ये स्पाइन के जो वर्टिब्राए हैं, उनके मूवमेंट्स के लिए मर्जरी आसन बहुत उपयोगी है। तो इन 11 अभ्यासों से शरीर के जो छोटे जॉइंट हैं, जो सामान्यतः आसनों के अभ्यास में नहीं पकड़ में आते हैं, आसनों के अभ्यास करते समय उनमें मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता है, वो सारे जॉइंट इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। उन सारे जॉइंट का प्रॉपर उनके जॉइंट के मूवमेंट की प्रकृति के अनुसार, उनके उनके जो मूवमेंट की प्रकृति है, उसके अनुसार इनका मूवमेंट हो जाता है। दूसरी अर्थराइटिस के रोगियों के लिए मैं एक की पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि किस तरह के अभ्यास फ़ायदा करते हैं और किस तरह के अभ्यास नुकसान करते हैं। अगर अर्थराइटिस में रोगी ज़्यादा क्रॉनिक हो गया है, उसके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो गई है और मूवमेंट्स करने में कट-कट की आवाज़ के साथ बहुत ज़्यादा दर्द होता है और अस्थियाँ घिस रही हैं या घिस गई हैं, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा आपको क्या ध्यान रखना है कि मूवमेंट प्रॉपर हो सारे जॉइंट का, लेकिन वो मूवमेंट फ्री हो, प्रेशर वाला ना हो। जितना ज़्यादा बल वाला मूवमेंट अगर होगा, तो नुकसान करेगा, दिक्कत और बढ़ती जाएगी। और अगर आप मूवमेंट रोक देंगे, यदि आप मूवमेंट रोक देंगे, तो मूवमेंट धीरे-धीरे और पुअर चला जाएगा। तो मूवमेंट में दर्द होगा तो थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ तक हो सके दर्द को बर्दाश्त करें। जितना मूवमेंट करने में दर्द होने लगे थोड़ा मूवमेंट कम कर लें, लेकिन अभ्यास कभी रोकना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर मूवमेंट धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा।
तो मूवमेंट मेंटेन रहे और प्रेशर जॉइंट पे ना बढ़े, यानी फ्री प्रेशर, कम से कम प्रेशर के साथ जॉइंट्स का प्रॉपर मूवमेंट होने वाले जो भी अभ्यास है वो सब फायदा करें। और अगर शुरुआती दौर है तो उतनी दिक्कत नहीं होंगी, तो आप इसके अलावा, इनके अलावा और दूसरे आसन भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार भी इसमें बहुत उपयोगी है, लेकिन सूर्य नमस्कार से तकलीफ बढ़ने की संभावना उनके लिए है जिनके बहुत ज़्यादा अस्थियाँ और जॉइंट्स डैमेज हो चुकी हैं। क्योंकि रोमेटॉइड एक ऐसी अर्थराइटिस है जिसमें जॉइंट्स वगैरह सब बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल आपस में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो पूरा गल जाते हैं एक तरह से। बहुत जो पुराने पेशेंट्स हो जाते हैं, केस इस तरह से ढेर सारे हमने देखे। तो इसलिए ऐसे लोगों को तो बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन जिनकी शुरुआती स्थिति है, अभी समस्या बहुत ज़्यादा अंगों को डैमेज करने के लेवल पे नहीं पहुँची है और शुरुआत है, उनके लिए सूर्य नमस्कार भी कराया जा सकता है और इट इज़ वेरी हेल्पफुल। उसको कंट्रोल करने में, उसका मैनेजमेंट करने में सूर्य नमस्कार बहुत हेल्पफुल है। तो ये आपने अभ्यास देखे इसमें, गर्दन के 4 अभ्यास हैं जो आप करते हैं, अप डाउन, साइड बेंडिंग, फिर जो है साइड रोटेट करने वाला, फिर गोल-गोल घुमाने वाला। ये 4 तरह के अभ्यास। अगली स्लाइड पे आइए, इसमें हम लोग आसन देख रहे हैं। पहले में पहला जो अभ्यास है ये सबसे मेन अभ्यास है, जो आपने पहली स्लाइड में भी देखा। इसमें ये आसन है, ये आसन बहुत सरल-सरल आसन है जिनको सामान्यतः कराया जा सकता है। लेकिन अगर इन आसनों को करने में जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दिक्कत होती है, तो इनको आप रोक सकते हैं शुरू में और संधि संचालन के अभ्यास से उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटिचक्रासन, ये तीनों स्टैंडिंग पोस्चर के हैं। इसमें एक में स्ट्रेचिंग होगी, एक में साइड बेंडिंग होगी और एक में ट्विस्टिंग होगी। तीनों नेचर के अभ्यास इसमें मिक्स किए गए हैं। और फिर पवन मुक्तासन, सेतुबंधासन, मेरुदंडासन, ये तीनों आसन क्या हैं? पीठ के बल लेट के। अब ये पवन मुक्तासन पेट से संबंधित है और वो पवन मुक्तासन भाग 1 के वो सारे अभ्यास आते हैं, जो पहले वाली स्लाइड में लिखे थे, जॉइंट्स मूवमेंट वाले। तो पवन मुक्तासन, सेतुबंधासन, मेरुदंडासन, इन तीनों आसनों में पवन मुक्तासन में हम पेट को दबाते हैं, सेतुबंधासन में कमर ऊपर उठाते हैं और मेरुदंडासन में स्पाइन की ट्विस्टिंग करते हैं। तो इसमें भी तीनों तरह के लाइट फॉरवर्ड बेंडिंग, लाइट बैकवर्ड बेंडिंग और लाइट ट्विस्टिंग, तीनों नेचर का बिल्कुल बराबर रेशियो मिला करके सुपाइन पोस्चर बना दिया गया। अब प्रोन पोस्चर में आइए, तो प्रोन पोस्चर में भी देखिए भुजंगासन, तो भुजंगासन में अपर बॉडी अप हो रही है, बैकवर्ड बेंडिंग अपर बॉडी। फिर नंबर 2 पे शलभासन, बैकवर्ड बेंडिंग ही नेचर है लेकिन इसमें निचला हिस्सा उठ रहा है, पैर का हिस्सा। और ये फीमेल्स के लिए शलभासन बहुत उपयोगी आसन है। तो ये 2 आसन बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग, दोनों बैकवर्ड बेंडिंग के ही हैं, लेकिन एक बैकवर्ड में अपर बॉडी और दूसरे बैकवर्ड में दूसरे नंबर पे जो शलभासन उसमें पिछला हिस्सा, नीचे का हिस्सा अप होता है। तिर्यक भुजंगासन ये ट्विस्टिंग का है, जिसमें आप अपर बॉडी उठाने के बाद राइट साइड ट्विस्ट करते हैं, लेफ्ट हील को देखते हैं, फिर लेफ्ट साइड जब ट्विस्ट करेंगे तो राइट हील के देखेंगे, शोल्डर के ऊपर से देखते हैं। शुरू में हो सकता है जो लोग बहुत मोटे हों या जिनकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, तो अपोजिट हील नहीं दिखती। कोई बात नहीं, कोशिश करें, कुछ दिन में दिखने लगेगी। तो ये आपका हो गया तिर्यक भुजंगासन। फिर उसके बाद भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन के बाद शलभासन करेंगे। तो इसमें प्रोन पोस्चर में 3 आसन हैं, तीनों में एक में अपर बॉडी अप होगी, दूसरे में लो जो है ट्विस्टिंग होगी और तीसरे में लोअर बॉडी होगी। तो इस तरह से 3 नेचर वाले अभ्यास इसमें भी हैं। फिर सिटिंग पोस्चर में केवल वक्रासन है, जो ट्विस्टिंग का अभ्यास है। तो ये भी सरल आसन है। तो ये 10 आसन हैं, जो सरल आसन हैं, इनको भी आवश्यकता अनुसार मॉडिफ़ाई किया जा सकता है, बीमारी किस स्टेज पे है इस बात को ध्यान में रखते हुए, और या इसमें से कुछ ही 1-2 आसन, 3 आसन से भी शुरू किया जा सकता है। या शुरुआत में इन आसनों को ना करा के सीधे कुछ दिन संधि संचालन के ही अभ्यास कराया जाए, तो उसपे भी किया जा सकता है। तो ये सारी सिचुएशन डिपेंड करती हैं कि रोग की अवस्था क्या है और रोगी को तकलीफ कितनी है। उसके आधार पे हम इस तरह का निर्णय लेते हैं। सूर्य नमस्कार यदि संभव हो, इसीलिए मैंने लिख दिया कि अगर वो आसानी से कर सके तब तो करे, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। क्योंकि इसमें घुटने का मूवमेंट होता है, 9 नंबर इट इज़ वेरी पेनफुल, वेरी वेरी डिफिकल्ट पोस्चर। 9 नंबर जब हम पैर को 8 से उठा के आगे लाते हैं। 4 में उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी 9 में होती। तो अगर घुटने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो ये पोस्चर दर्द को बढ़ा देगा। तो ऐसी स्थिति में फिर सूर्य नमस्कार को अवॉइड कर दें। शुरुआती स्थिति है, इसमें कोई जॉइंट डैमेज नहीं हुए हैं, केवल डायग्नोस हुए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, तब आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। षटकर्म, षटकर्म शोधन की क्रियाएँ हैं और आर्थराइटिस में बॉडी में टॉक्सिसिटी निश्चित तौर पे स्टोर होती है, इसलिए षटकर्म का बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। धौती, धौती में जो भी धौती कर सकते हैं, धौती के कई भेद हैं, उसमें कुछ नहीं तो कुंजल सरल है, पानी पी कर के उलटना, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। वास्ति में एनीमा, एनीमा जो है वस्ती का ही एक परिष्कृत और परिमार्जित आधुनिक रूप है।
और कब्ज़ किसी हालत में ऐसे रोगियों को नहीं रहना चाहिए। किसी भी रोगी को नहीं रहना चाहिए और जो रोगी नहीं है उसको भी नहीं रहना चाहिए। अगर कब्ज़ लंबा चला तो ढेर सारी बीमारियाँ अपने आप आ जाएँगी। इसलिए कब्ज़ ना रुके ऐसा आहार होना चाहिए, कब्ज़ ना बनने पाए ऐसा आहार होना चाहिए, ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए। बावजूद उसके भी कब्ज़ हो जाए तो एनीमा का प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए क्योंकि कब्ज़ सबसे ज़्यादा किसी भी रोग की अवस्था में और बिना रोग की अवस्था में भी सबसे खतरनाक और सबसे हार्मफुल स्वास्थ्य के लिए है। नेति आप लोग किए हुए हैं, नेति से अपना ऊपरी हिस्सा क्लीन होता है, साफ़ होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी और कपालभाति से कपाल की शुद्धि होती है, रक्त की टॉक्सिसिटी पास आउट होती है। तो ये चारों क्रियाएँ जो हैं वो शोधन की क्रियाएँ हैं। इसके अलावा त्राटक इत्यादि भी कर सकते हैं, उससे भी कोई हार्म नहीं, लेकिन ये चारों क्रियाओं से रक्त की शुद्धि होने के कारण जो है वो अ, अर्थराइटिस में लाभ मिलता है। अब प्राणायाम देखिए, अर्थराइटिस के रोगियों के लिए प्राणायाम। प्राणायाम में अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका, उज्जयी और भ्रामरी ये 4 प्राणायाम सर्वाधिक उपयोगी हैं। अनुलोम-विलोम में नाड़ियों का शोधन होता है। अनुलोम-विलोम अर्थराइटिस के रोगी के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट होना चाहिए। 5 मिनट तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए है, जिसको कोई दिक्कत नहीं होती। 10 से 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा अनुलोम-विलोम करें। देखिए जॉइंट का मूवमेंट मेंटेन रहे, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डाउन ना होने पाए, इसके लिए पहला वाला अभ्यास संधि संचालन, ठीक है ना? ये और रक्त की जो अशुद्धि है, वो पास आउट होती रहे, इसके लिए अनुलोम-विलोम प्राणायाम। नाड़ियाँ शुद्ध रहें, इसके लिए अनुलोम-विलोम प्राणायाम। शरीर में सम्यक रूप से प्राण का सर्कुलेशन होता रहे, इसके लिए अनुलोम-विलोम प्राणायाम। क्योंकि योग की मान्यता क्या है कि कोई भी रोग हो, रोग का मुख्य कारण है शरीर में प्रत्येक हिस्से तक, प्रत्येक सेल तक, प्रत्येक अवयव तक प्राण का प्रवाहित ना होना। ये योग की भाषा है। योग की भाषा में रोग का यही कारण माना जाए, कोई भी रोग। और प्राण किसके माध्यम से पहुँचता है? नाड़ियों के माध्यम से। नाड़ियाँ कितनी हैं? उनकी संख्या 72,000 है। उनमें मुख्य नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना हैं। तो ये अनुलोम-विलोम उन नाड़ियों को शुद्ध करता है। नाड़ियाँ क्लीन होगी तो प्राण जाएगा, क्योंकि प्राण प्रवाहित नहीं होता है हमारे शरीर के जिन हिस्सों में, उन हिस्सों को प्राण प्रवाहित करने वाली जो नाड़ियाँ हैं, उनमें अवरोध उत्पन्न होता है तभी नहीं होता। तो उस अवरोध को शुद्ध करना, साफ करना ये अनुलोम-विलोम का मुख्य काम है। तो इसलिए नाड़ियों की शुद्धि, भस्त्रिका प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे शरीर में थोड़ा हीट जनरेट होती है। अर्थराइटिस का संबंध कहीं न कहीं बॉडी में हीट लेस होने से, हीट कम हो जाती है, ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम इसके लिए बहुत उपयोगी है। अगर गर्मी का मौसम है और रोगी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो बात अलग है, तब ना करें। हाई बीपी है तो इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर अर्थराइटिस के साथ हाई बीपी का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे व्यक्ति को भस्त्रिका प्राणायाम ना कराएँ। लेकिन अगर हाई बीपी नहीं रहता है तो भस्त्रिका अवश्य करें। उज्जयी प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम किसी भी दशा में हो सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति को थायराइड और पैराथायराइड की समस्या के साथ अर्थराइटिस की समस्या है, तो उज्जयी प्राणायाम उसको बढ़ा देना चाहिए। उज्जयी प्राणायाम और किसी में नुकसान नहीं करेगा, लेकिन कई बार अर्थराइटिस का अगर थायराइड के साथ समस्या है, तो थायराइड जो अर्थराइटिस को भी सपोर्ट करने लगता है। दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं और अर्थराइटिस से थायराइड, पैराथायराइड के असंतुलन से वज़न भी बढ़ने लगता है। फिर वज़न क्या करेगा? वज़न जो है, वो और समस्या करके वो अर्थराइटिस को बढ़ाएगा। तो इसलिए चारों तरफ से हम उसकी डायग्नोसिस को देखते हैं कि और कौन-कौन से रोग के फैक्टर। अगर व्यक्ति थायराइड और पैराथायराइड समस्या से ग्रसित है, तो उसको उज्जयी प्राणायाम की मात्रा ज़्यादा करनी चाहिए। आसन में सिंहासन भी उधर ऐड कर देना चाहिए। यद्यप सिंहासन मैंने नहीं लिखा है, लेकिन सिंहासन भी उसमें ऐड कर दें। अगर वो कर सकते हैं तो अ, अर्धहलासन या हलासन जिसमें जालंधर बंद लगता है, अलग से जालंधर बंद का प्रयोग, क्योंकि ये सब क्या है थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि को संतुलित करते हैं। तो इस तरह से किसी बीमारी के साथ भी अगर कोई दूसरी बीमारी है, तो उस बीमारी को भी हमें उसमें अभ्यास ध्यान में देने हैं कि जो हम भी अभ्यास कराने जा रहे हैं, वो उस बीमारी में नुकसान तो नहीं करेंगे नंबर 1। नंबर 2 उस बीमारी वाले भी इसमें अभ्यास शामिल होने चाहिए। दोनों को हमें एक साथ देखना होता है और भ्रामरी प्राणायाम से मन संतुलित होगा, तो स्ट्रेस तनाव रिलैक्स होगा, मन में शांति रहेगी। तो इस तरह से इतने प्राणायाम उपयोगी हैं। एक यहाँ पर और मैं बात मेंशन करना चाहूँगा कि कई बार मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, कई बार अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को गर्मी बहुत कम लगती है। हमने एक पेशेंट ऐसा देखा था कि उसको मई-जून के महीने में भी वो कंबल ओढ़ के लेटता और इसी कारण उसको सेपरेट कमरा था, उसमें भई गर्मी में कौन बैठ पाएगा और पंखा चलाना तो पंखा भी नहीं चलता था, बल्कि वो कंबल ओढ़े रहता था।
तो ऐसे व्यक्ति के लिए बताइए कौन सा प्राणायाम सबसे उपयुक्त होगा? बताओ। देखें आप लोग कितना पढ़े हो, कितना दिमाग चलता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा प्राणायाम है जो सबसे बढ़िया उपयोगी होगा? आस्था बताओ। मोबाइल में नहीं मिलेगा, किताब में भी नहीं मिलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। आप समझिए जिसको गर्मी में मई जून में ठंड लगती है, तो जाड़े में उसका क्या हाल होता होगा? जाड़े में तो बहुत ज़्यादा उसको ठंड लगती थी। हैं? भस्त्रिका तो मैंने इसमें मेंशन ही किया है। भस्त्रिका के अलावा और बताओ। कौन-सा ऐसा प्राणायाम है जो शरीर में इमीडिएट हीट को और गर्मी को बढ़ा देता है? कपालभाति नहीं। प्राणायाम की हम बात कर रहे हैं, आप सूर्य नमस्कार में जा रहे हो। सूर्यभेदी प्राणायाम तुमको ध्यान नहीं आ रहा है। सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम इज अ वेरी हेल्पफुल, वेरी बेनिफिशियल फॉर दिस कंडीशन। सूर्यभेदी प्राणायाम शरीर में इमीडिएट हीट को बढ़ाता है और चंद्रभेदी प्राणायाम इमीडिएट शरीर में हीट को कम करता है। हीट कम करने वाले चंद्रभेदी, शीतली, शीतकारी, ये 3 मुख्य प्राणायाम हैं और शरीर में हीट बढ़ाने वाले नंबर 1 पे सूर्यभेदी, नंबर 2 पे भस्त्रिका। भस्त्रिका, ठीक है? इसीलिए ये दोनों प्राणायाम हाई बीपी में वर्जित हैं और लो बीपी या सामान्य अवस्था में कराया जाता है। इसीलिए इन्हीं 2 प्राणायामों के बारे में शास्त्रों में मेंशन है कि ये सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित करके कुंडलिनी जागरण में सहायक है। इतनी ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं कि बंद मार्ग को खोल देते हैं और सुषुम्ना में प्राण प्रवाह होता है और कुंडलिनी का जागरण होता है। इन्हीं 2 प्राणायाम के बारे में मेंशन है, भस्त्रिका और सूर्यभेदी। ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में हठ प्रदीप का कर्त कहती है कि इसके अभ्यास से सुषुम्ना के मुख का जो कफ जमा होता है वो हट जाता है और सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है। और सूर्यभेदी प्राणायाम के बारे में ग्रहण संहिता कहती है कि इसके अभ्यास से कुंडलिनी का जागरण होता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्यभेदी प्राणायाम भी कराया जा सकता है और ठंडक में तो सबको सूर्यभेदी करना चाहिए, बस जिसका बीपी ज़्यादा रहता है उसको नहीं। तो इस तरह से प्राणायाम का संबंधित हुआ। अब आहार का भी देखें, चूँकि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें आहार का बहुत बड़ा योगदान होता है और सामान्य तौर पे तो आहार का योगदान सारी स्थितियों में है, चाहे आपको हेल्थ का प्रमोशन करना हो, चाहे प्रिवेंशन करना हो और चाहे रोगोपचार करना हो। तो आर्थराइटिस के रोगी के लिए जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध या दूध से बने हुए जितने भी खाने वाली चीज़ें हैं, उनका निषेध करना चाहिए, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। और दूसरा, मौसम के अनुसार और क्षेत्रीय सब्जियों का और फलों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, प्रचुर मात्रा में करना चाहिए और ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। अभी रुको आप लोग। तो फल और सब्जियों का प्रयोग सबसे ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए और ये फल सब्जियाँ कैसे होने चाहिए? सीज़नल होना चाहिए, क्षेत्रीय होना चाहिए। क्योंकि डाइट के हमने 2 वर्गीकरण आपको बताए हैं, एक अम्लीय डाइट और एक क्षारीय डाइट। तो आर्थराइटिस के लिए जो क्षारीय डाइट है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और क्षारीय डाइट उसको कहते हैं जिसमें फल और सब्जियाँ हों और अम्लीय डाइट किसको कहते हैं? जिसमें अनाज हो, किसी भी तरह का अनाज हो। अब ये ना पूछना दाल क्या अनाज में आती है? क्योंकि दाल अनाज ही है, चावल अनाज ही है, आटा अनाज ही है और उसके क्या बोलते हैं अ, राजमा की सब्ज़ी बना दो, तो वो अनाज ही है, वो सब्ज़ी नहीं है। ठीक है ना? छोला सब्ज़ी जो है वो अनाज ही है, वो सब्ज़ी नहीं है। सब्ज़ी का मतलब जो वनस्पतियाँ हैं, उनको हम सब्ज़ी कहते हैं। तो सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें और वो सब्ज़ी एक तो आपके जितना पास की हो और नंबर 2 जितनी ताज़ी हो, सीज़नल हो, आउट ऑफ सीज़न की ना हो। ताज़ी का मतलब जितनी कम समय में पेड़ से तोड़ने के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रयोग कर ली जाए। आजकल तो लोग फ्रिज इसीलिए रखते हैं कि सब्ज़ी लाके उसमें रख देते हैं, 1-1 हफ़्ते तक अपना उसको काम चलाते रहते हैं। तो ताज़ी, ताज़ी का मतलब क्या है? कम से कम समय हुआ हो पेड़ से अलग हुई। और क्षेत्रीय मतलब जितना आपके आस-पास पैदा हुई हो, जितना कम दूरी पे पैदा हुई। और मौसम का मतलब उसका सीज़न हो। आउट ऑफ सीज़न में भी सब्जियाँ तैयार की जाती हैं, लेकिन उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसी बातें हैं, जिनसे आर्थराइटिस बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति को महीने 15 दिन के लिए आप केवल इसी आहार पे रख दो, केवल जो है क्षारीय भोजन ही ले, अम्लीय भोजन पूरी तरफ रोक दो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंट्रोल ना हो जाए। प्राकृतिक चिकित्सा में इन सब का बहुत ज़बरदस्त इलाज है और ये डायबिटीज़ में भी है।
जितने भी इस तरह के रोग हैं, जैसे आपने क्षेत्रीय और जो क्षारीय भोजन और क्षेत्रीय भोजन और सीज़नल भोजन शुरू किया, बॉडी अपने आप उसको रिकवर करने लगती है। बॉडी के सिस्टम अपने आप सब स्वतः सिस्टमैटिक होने लगते हैं। और तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है इसमें, पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन। क्योंकि शरीर में जो स्वच्छता का काम है, तो स्वच्छता काम किससे होता है? जल से होता है। तो पर्याप्त मात्रा में जो लोग जल का सेवन नहीं करते हैं, शरीर में टॉक्सिसिटी स्टोर होती है, कब्ज़ भी होता है और बाथरूम प्रॉपर ना होने के कारण ढेर सारी टॉक्सिसिटी, क्योंकि बॉडी में जल लेवल मेंटेन रखने के लिए क्या करेगी किडनी? उसको जो है उसी पानी का पुनः अवशोषण करना शुरू कर देगी। तो उससे रक्त की अशुद्धि होगी, रक्त की शुद्धता का लेवल डाउन होगा। तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में जल का भी सेवन करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना